एक बार फिर से पढ़ो तो ऐसे के परिवार में आप सबका स्वागत है। जय जगन्नाथ सभी को। हम लोग सीपीईटी 2025 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। मैंने क्वेश्चन नंबर जो है 60 तक डिस्कस किया था। और उसी ही मेरा जेपीएससी जो झारखंड पीसीएस है, स्टेट पीसीएस, उसका रिजल्ट आ गया मेंस का। तो इंटरव्यू के लिए मैं आगे जा रहा हूँ, मैं सेलेक्ट हो गया उसमें। तो इसीलिए मैंने वीडियो को बीच में रोक दिया, मैं थक भी गया था। तो मैं 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। अभी मैंने जेपीएससी के मेंस को क्वालिफाई किया अभी ही कुछ देर पहले, आधा घंटे पहले। देखिए इंटरव्यू में क्या होता है। और बाकी मैं यूएस में इंस्ट्रक्टर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ अभी कॉलेजेस में। तो आप अगर चाहें तो सीपीईटी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सीयूईटी पीजी 2026 के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप पर जाके आप इतना जान जाइए कि आपने अभी तक जितना नहीं सीखा होगा और जितना अभी आप आगे 5 साल में नहीं सीखेंगे, उससे ज़्यादा आप इस कोर्स से सीख कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हमने 60 तक चीज़ें को डिस्कस कर ली थी। व्हाट इज द एसेंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म। तो पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म का क्या एसेंस है, ये पूछा जा रहा है। तो कंप्लीट एसिमिलेशन ऑफ कॉलोनियल कल्चर, कि आप कॉलोनियल कल्चर को जो है पूरी तरह से एक जैसा बना दे, ये पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म बिल्कुल नहीं चाहता। इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियल पॉलिटिक्स, नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए कॉलोनियल जो नेशनलिज्म है, पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब कि हर एक राष्ट्र को, हर एक देश को अपने हिसाब से जो है अपने भाग्य को चुनने का अधिकार है। तो ये कुल मिला के बात है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा? डी होगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन। दिस इज द करेक्ट आंसर, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। हटिंगटन क्लेम दैट देयर हैव बीन द 3 waves ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। व्हेन डिड द सेकेंड वेव कमेंस। तो सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन शुरू हुआ था। और इसमें भारत भी आपका स्वतंत्र हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर, हम लोग 63 में चल रहे हैं। 63 में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फेडरलिज्म इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड यूनिटी इन डाइवर्स सोसाइटी। तो फेडरलिज्म जो है, ये आपका नेसेसरी कंडीशन है डेमोक्रेसी के लिए और यूनिटी के लिए एक डाइवर्स सोसाइटी में। तो बिल्कुल ये ठीक बात है। जो सेकंड ऑप्शन है, फेडरलिज्म नेसेसरली वीकेंस द स्टेट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है कि फेडरलिज्म से जो है वो स्टेट कमजोर हो जाता है, देश कमजोर हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कैन इजीली इमर्ज इन फेडरल स्टेट, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फेडरल स्टेट में अथॉरिटेरियनिज्म आने के चांसेस मिनिमल होते हैं। फेडरलिज्म इज एन आउटकम ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो फेडरलिज्म जो है ये आउटकम है सेपरेशन ऑफ पावर का। ऐसा नहीं कह सकते कि फेडरलिज्म सेपरेशन ऑफ पावर का आउटकम है, राइट। या ये भी देखिए, ये स्टेटमेंट गलत नहीं कहा जा सकता, ये भी स्टेटमेंट सही ही है अगर मैं मानूं तो। लेकिन फेडरलिज्म सबसे ज्यादा करेक्ट ये होना चाहिए कि एक डाइवर्स सोसाइटी को अकोमोडेट करने के लिए आपको फेडरलिज्म चाहिए। क्योंकि आप उड़िया बोलने वाले लोग हैं, कोई बंगाली बोलने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको अपना उड़िया जो आइडेंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सरकार चाहिए, लोअर लेवल पर, रीजनल लेवल पर। एक उड़ीसा की सरकार होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो ये जरूरी है। तो ऑप्शन डी को गलत नहीं कहा जा सकता, वो भी ठीक है एक तरह से। लेकिन अगर मुझे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है तो मैं किसको चूज करूंगा? मैं ऑप्शन ए को चूज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट टू अप्लाई द कॉम्पेरेटिव अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। सबसे पहली बार कॉम्पेरेटिव अप्रोच किसने लगाया था आपको पॉलिटिकल साइंस में? तो एरिस्टोटल ने लगाया था। 158 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को एरिस्टोटल ने वन बाय वन जो है स्टडी किया था और उनको क्लासिफाई करने का कोशिश किया था, हम सब जानते हैं। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में। कैपिटलिज्म रीऑर्गेनाइज सोसाइटी इनटू द क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ लैंड। ऐसा नहीं है कि ओनरशिप ऑफ लैंड पर जो कैपिटलिज्म है क्लास को ऑर्गेनाइज करता है, इसको फ्यूडलिज्म कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कैपिटलिज्म रीऑर्गेनाइज सोसाइटी इनटू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ कैपिटल। ये सही आंसर है। कैपिटल के ओनरशिप के आधार पर जो कैपिटलिज्म है, ये सोसाइटी को आपको जो है रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। बाकी दो ऑप्शंस तो बिल्कुल बेकार हैं, उनको तो आप देख के पढ़ के भी आप देखें तो आंसर हो नहीं सकता। कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है? एक ऐसा समाज जहां
ओनरशिप जो है आपका रिसोर्सेस का वो प्राइवेट हाथों में है, राइट, उसको कैपिटलिज्म कहा जाता है, पूंजीवाद कहा जाता है आम शब्दों में अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 66 में हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के बारे में पूछा जा रहा है। Colonialism was a consequence of growth of capitalism and its quest for more profit by controlling resources, labor market throughout the world। ये सही ऑप्शन है। जो कोलोनियलिज्म है, जो उपनिवेशवाद है, ये आपका कैपिटलिज्म का ही एक आउटकम है। क्योंकि कैपिटलिज्म के ग्रोथ के साथ ही कॉलोनियलिज्म का ग्रोथ जो है वो बढ़ा था। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट कंट्री थे वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहते थे, लेबर मार्केट को थ्रू आउट द वर्ल्ड कंट्रोल करना चाहते थे। इसी कारण से ये कॉलोनियलिज्म को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। सेटलर कॉलोनियलिज्म का क्या एग्जाम्पल है जहां पर विदेशी लोग गए और वहीं पे बस गए? तो यूएसए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि यूएसए में आज आप जितनी भी जनसंख्या देखें वो लोग बेसिकली यूरोपियन हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इस एंटी कॉलोनियल लीडर ने एक इंटेलेक्चुअल वर्क लिखा, ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क। तो इसका आंसर होगा फ्रेंच फेनॉन। फ्रेंच फेनॉन ने इस बुक में बताया कि आज भले ही हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारी मेंटालिटी जो है वो कॉलोनियलिस्ट मेंटालिटी ही है। आज भी हम अंग्रेज ही हैं, बस हमारे जो स्किन है वो बस काले हैं। तो हमारे स्किन तो काले हैं, लेकिन आज भी हम व्हाइट मास्क लगाने की कोशिश करते हैं। आज भी हम जो है अंग्रेज ही बनने की कोशिश करते हैं, पहनावे ओढ़ावे से, बोल चाल से, तमाम चीज़ों से। और आज भी हम अपने कल्चर को इन्फीरियर समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी को इस बुक में डील किया गया है, ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क में। फ्रेंच फेनॉन ने इस बुक को लिखा था। व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन यूएसए? तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट है। यूएसए एक फेडरल प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। तो पार्लियामेंट्री होगा नहीं, यूनिटरी होगा नहीं, क्वाजाई फेडरल इंडिया है, फेडरल होगा आपका अमेरिका, ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये आपको अमेरिका में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है ना, वहीं पे पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर काम करता है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब कि सरकार के तीन अंग होते हैं, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होती है। और लेजिस्लेचर कानून बनाने का काम करेगा, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करने का काम करेगा, और जुडिशरी जो है एडजुडिकेट करने का काम करेगी अगर कुछ दिक्कत होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो आपका लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं। पीएम मोदी साहब का अगर मैं उदाहरण लूँ तो पीएम मोदी साहब एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, लेकिन लोकसभा के भी मेंबर हैं, लेजिस्लेचर के भी पार्ट हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कभी भी पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर हो ही नहीं सकता। तो यूके और अमेरिका और इंडिया में तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और चाइना में तो सेपरेशन ऑफ पावर है ही नहीं। आपको पता ही है चाइना के बारे में कि क्या है चाइना की स्थिति। तो उसके बारे में डिस्कस करना तो बेवकूफ़ी की बात है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 में चलते हैं। हाउ डज रियलिज्म एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? रियलिज्म नेचर कैसे एक्सप्लेन करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का? इट पोर्ट्रेज द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज पावर पॉलिटिक्स। इट इंटरप्रेट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ मॉरल वैल्यू। तो रियलिज्म जो है कभी भी ये नहीं बात करता कि कंट्रीज जो है मॉरल वैल्यू, पीस और सॉलिडारिटी की बात करते हैं, तो इसको काट दीजिए। रियलिज्म कभी भी इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात नहीं करता, तो इसको काट दीजिए। रियलिज्म ने कभी भी कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं दिया जिससे आप पॉवर्टी और डिजीज ये सबको टैकल कर सकें। रियलिज्म जो है वो पावर पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है। पावर और नेशनल इंटरेस्ट, ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है रियलिज्म के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 72 में चलते हैं। नियो रियलिज्म, जिसको केनिथ वर्ल्ज ने दिया था। ध्यान रखिएगा कि ये जो रियलिज्म है इसी को क्लासिकल रियलिज्म कहते हैं, जिसको हांस जे मॉर्गेनथाउ ने दिया था। और ये जो क्लासिकल रियलिज्म है ये ह्यूमन नेचर पर बेस्ड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन नेचर। ऑन द अदर हैंड, टॉकिंग अबाउट नियो रियलिज्म जो है ना, ये आपका स्ट्रक्चर का बात करता है कि स्ट्रक्चर में एनार्की है। ओके, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का? तो स्ट्रक्चर में आपको एनार्की देखने को मिलेगा। तो यहाँ इगोइज्म बिल्कुल आंसर नहीं होने वाला है, राइट। न्यूरियलिज्म एक्सप्लेन पावर पॉलिटिक्स इन द टर्म ऑफ एनार्की, ये सबसे बेस्ट आंसर है, राइट। ये आपका आंसर होगा।
रियलिज्म प्राइमरी एक्सप्लेन द पावर पॉलिटिक्स इन द टर्म्स ऑफ एनार्की। तो प्राइमरीली ये एनार्की के बारे में बात नहीं करता। प्राइमरीली सबसे कोर तरीके से रियलिज्म ह्यूमन नेचर के बारे में बात करता है। ह्यूमन नेचर पर चीजें जो है वो टिकी हुई हैं, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। विच ट्रिटी मार्क्ड द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को किस ट्रिटी ने उसका एंड को मार्क किया? तो वो है ट्रिटी ऑफ वर्सलीज। तो ट्रिटी ऑफ वर्सलीज आपको पता है, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर के बाद इसी को साइन किया गया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आगे पूछा गया है, अंडर विच पॉलिसी डिड द यूएस प्रोवाइड द फंड टू द वेस्टर्न यूरोप एंड ब्रॉट दोज कंट्री अंडर द अमेरिकन इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो देखिए, ये मार्शल प्लान लाया गया था अमेरिका के द्वारा, और मार्शल प्लान जो है ये आपको यूरोप में रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो भी हानि पहुंची थी, क्षति पहुंची थी, उसके बाद तो मार्शल प्लान जो है वो लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है आपको पता ही है। इट इज द प्रोसेस विच इज क्रिएटेड बाय लार्ज नेशन स्टेट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। ऐसा कुछ बात नहीं है। इट इज द प्रोसेस क्रिएटेड एंड ये स्प्रेड किया जाता है बाय द लार्ज स्केल फोर्सेस लाइक नेशन स्टेट, स्पेशली द एडवांस वर्ल्ड दैट इज इन द नॉर्थ, इनिशिएटेड बाय द स्टेट ऑफ। देखिए, कुल मिला के आपका ग्लोबलाइजेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? द इंटीग्रेशन एंड इंटरैक्शन बिटवीन द नेशन स्टेट एंड फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑप्शन बी जो है ये पूरी तरह से इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। इसी से स्प्रेड होता है लार्ज स्केल फोर्सेस, तमाम चीजें जो है ये सभी चीजें स्प्रेड होती है, ध्यान में रखिएगा। इन विच ईयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश? तो 1 जनवरी के दिन स्टैब्लिश हुआ था 1995 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका कौन सा ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है, मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि एग्रीकल्चर के बिजनेस में जो है ये ऑपरेट करती है, ये पूछा जा रहा है। राइट। तो जो मॉन्सैंटो है, मॉन्सैंटो ये आपका एग्रीकल्चर बिजनेस में ये ऑपरेट करती है, ध्यान में रखिएगा, इसीलिए वही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 में चलते हैं। व्हाट इज वर्ल्ड सोशल फोरम? तो वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? एक एनुअल मीटिंग है जहां सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस मिलते हैं और वो नियो लिबरलिज्म को जो है वो अपोज करते हैं और कैपिटलिज्म को अपोज करते हैं। तो इसी को वर्ल्ड सोशल फोरम कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये मेनली कैपिटलिज्म और नियो लिबरलिज्म को क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं, और ये मेनली आपका सोशलिज्म को सपोर्ट करने का काम करते हैं। Which international agreement aims to reduce the greenhouse gases emission that contribute to global warming? तो देखिए, उसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था, जो ग्लोबल वार्मिंग के गैसेस हैं उनको कम करने के लिए 1997 में। ये भी ध्यान रखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। तो ओजोन लेयर में डिप्लीशन ना हो उससे रिलेटेड है, 1980 जो है 7 में हुआ था। राइट, ध्यान में रखिएगा। WMD का क्या मतलब होता है? तो WMD का मतलब होता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्स जिसको कहा जाता है, न्यूक्लियर वेपन। और एक और न्यूक्स से रिलेटेड टर्म का यूज होता है मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये आपका मैड का फुल फॉर्म होता है। राइट, कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन अगर चलाया किसी देश के ऊपर, तो तय मानिए कि अगर दूसरा देश भी अगर न्यूक्लियर वेपन कंट्री है तो दोनों में बराबर तबाही होने वाली है, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। एनपीटी जो है ये कब फोर्स में आया, ये पूछा जा रहा है। आपका जो आपका एनपीटी जो ट्रिटी साइन किया गया था, जो न्यूक्लियर वेपन का जो प्रोलिफरेशन है उसको रोकने के लिए इसको साइन किया गया था, तो ये कब आया आपका एग्जिस्टेंस में, लाइक फोर्स में, ये पूछा जा रहा है। तो ये 1970 में आया था, और 1969 जो है 7 के आसपास में, 1967 69 के आसपास में इसको जो है पास किया गया था, इसको बनाया गया था, ध्यान में रखिएगा। तो जो ट्विन टावर में जो अटैक हुआ था अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, ये 26/11 में हुआ। सॉरी, 26/11 में बोल रहा हूँ, इसको 9/11 अटैक्स कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? 9/11 अटैक्स। तो आप जानते हैं मैं यूएस में पढ़ाता हूँ, राइट। तो 9/11 अटैक्स, तो अमेरिका में ये पहले मंथ लिखा जाता है और फिर बाद में डेट लिखा जाता है। तो सबसे पहले 11 तारीख हो गया, 9वां महीना हो गया, और 2001 में हुआ था, तो 11 सितंबर हो गया। पहले मैं 9/11 समझता था जब मैं पहले स्टूडेंट था 8 9 क्लास में, तो ये तो बड़ा फेमस है। तो मैं सोचता था कि ये 9 नवंबर के दिन हुआ होगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये 11 सितंबर के दिन हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट।
अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, हु चैंपियन द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वांट। फ्रीडम फ्रॉम वांट के बारे में किसने इस आइडिया को दिया? तो जो HDI इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उससे रिलेटेड ये थिंकर्स हैं, अमर्त्य सेन और महबूबुल हक दोनों होंगे। तो मतलब बी एंड सी बोथ वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 में। When did the Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and the Members of their Families came into effect? तो देखिए, इसको 2003 में लाया गया था, ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई को ये आपका कन्वेंशन लाया गया था, जिससे जितने माइग्रेंट वर्कर हैं उनके अधिकारों को हम लोग सुरक्षित रख सकें और उनके परिवार को भी हम लोग सुरक्षित रख सकें। आगे है 85 नंबर। ग्लोबल साउथ जो है ये थर्ड वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस करके आया है। अब थर्ड वर्ल्ड के जगह पे ग्लोबल साउथ नाम के हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को किसने डिफाइन किया था? एक ऐसा, और द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव द डिजायर एंड। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है एक, और उसमें डायरेक्शन दिए जाते हैं ह्यूमन और मटेरियल जो है रिसोर्सेस को, राइट, जिसमें हम लोग डिजायर्ड एंड्स को अचीव कर पाए। तो ये पिफनर का आपका डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब इसका आंसर मे भी इंटरनेट पर भी आपको गलत जो है मिले, मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ लक्ष्मीकांत में से। तो फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। अगर पूछता कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है आमतौर पर, तो वुडरो विल्सन आंसर करते। लेकिन फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है फ्रैंक जे गुडनाउ है। ये हमारे पढ़ो तो ऐसे के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको मालूम होगा, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं। द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय टेलर वेर इंटेंडेड टू अंडरस्टैंड टेलर। अच्छा, तो F W टेलर अपने एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी उसमें क्या समझना चाहते थे? तो वो यही जानना चाहते थे कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, देयर इज अ बेस्ट वे टू कैरी वन वर्क। इसी को ढूंढने की कोशिश करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी मॉडल है, आप उससे समझ सकते हैं कि बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं होता है ब्यूरोक्रेसी का। तो भैया देखिए, इम्पर्सनैलिटी भी होता है, मतलब जो है पर्सन का महत्व नहीं होता, पोस्ट का महत्व होता है। रोल जो है सबको स्पेसिफिक रोल दिया जाता है, रेशनैलिटी का भी महत्व होता है, रूल ओरिएंटेशन। मुझे लगता है क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए। इस क्वेश्चन में सभी जो है वो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक हैं ब्यूरोक्रेसी के। ऐसा कुछ नहीं है जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता ब्यूरोक्रेसी का, सब चीज होता है बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें से मैं चाहूँ भी तो मैं बेस्ट ऑप्शन तो नहीं ही चूज कर सकता कि इसमें ये बेस्ट ऑप्शन है भाई, मैं आपको बता दूं ऐसा करके, ऐसा नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा हुआ है कि द क्लासिकल थ्योरिस्ट अटैच मोर इम्पोर्टेंस टू। क्लासिकल थ्योरिस्ट किसको ज्यादा महत्व देते थे, ये पूछा जा रहा है। तो रोल ऑफ मैनेजमेंट इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क मेथड, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ पीपल। देखिए, रोल ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड के बारे में कुछ क्लासिकल थ्योरिस्ट बोल रहे थे, कुछ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को महत्व देते थे। तो क्योंकि मुझे ओवरऑल क्लासिकल थ्योरिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को टिक करूंगा। दिस इज द बेस्ट सूटेड आंसर। ओके। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु इज वेल नोन फॉर हॉथोर्न इफेक्ट। तो हॉथोर्न इफेक्ट भाई एल्टन मायो ने कंडक्ट किया था, सबको ही जानता है, आपको मालूम ही होगा। जो इकोलॉजिकल अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उससे फेडरिक्स जुड़े हुए हैं, FW रिक्स। आपको पता है प्रिज्मेटिक साला मॉडल उन्होंने दिया है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, उसको बताने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 94 बड़ा आसान था। 1958 में सबसे पहली बार परफॉर्मेंस जो है बजट का इंडिया में शुरुआत किया गया था। तो 1958 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 93 इतना बड़ा है जी, हमें पढ़ना पड़ेगा इसको। तो चूज द करेक्ट वन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मैनेजेरियल अप्रोच दैट एम्स टू improve द efficiency ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, ये मैनेजेरियल अप्रोच नहीं था। इसमें सिटीजन को सेंटर में रखा गया था, सिटीजन सेंटरिंग अप्रोच था, जिसमें बेटर पब्लिक सर्विस देने का कोशिश किया जाता था जनता को। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यूजेस बिजनेस प्रैक्टिसेस, ना उसको NPA बोला जाता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट NPM बोला जाता है। क्रिस्टोफर हुड ने इस टर्म को कॉइन किया था। ओके। ऑसबोर्न और गेबलर इससे जुड़े हुए हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कौन जुड़ा हुआ है? तो डिवाइट वाल्डो इससे जुड़े हुए हैं।
और आपका फ्रैंक मरीनी जुड़े हुए हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं इससे रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिफॉर्मेटिव अप्रोच दैट एम्स टू इम्प्रूव द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड मेक देम मोर रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ पब्लिक। यही बात है, सिटीजन सेंट्रिक है, जो है रिसोर्सेज को बेटर करने में, जनता को बेटर जो है व्यवस्था देने में इस चीज को लाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 95 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में है द बलवंत राय मेहता कमिटी वॉज कमिटी ऑन। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर बना था, आप सबको ही जानते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए बना था। पर ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक ही चीज होता है, तो इसमें से मैं क्या आंसर करूं? अगर मुझे इसमें से बेस्ट आंसर चूज करना है तो मैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करूंगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी दोनों आता है। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ही बनाया। इसमें से देखिए, अब ये टीचर का मन है कि वो क्या आंसर करता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ड्रॉप होते हैं हर एक एग्जामिनेशन में। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में दोनों आएंगी, म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज। लेकिन बलवंत राय मेहता जो है ये सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज से रिलेटेड है। तो इसका मैं आंसर कर देता हूं आपका बी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। लेकिन ए भी हो सकता है इसका आंसर। पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो है पंचायती राज, आपको पता है, मतलब गांव के लिए है, राइट। अब अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है किस अमेंडमेंट से आया? तो 74th से आया, 73rd से रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आया, और अर्बन वाला आया है आपका 74th से। अब आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया, आप सबको मालूम ही है। इंक्रीमेंटल मॉडल जो है चार्ल्स लिंडब्लोम ने दिया है, इंक्रीमेंटल मॉडल जो है पब्लिक पॉलिसी का। इसका मानना है कि जितनी भी सरकार के द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है, ये पिछले पॉलिसी में इंक्रीमेंट किया जाता है, पिछला ही पॉलिसी में थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया जाता है और नए पॉलिसी को बना दिया जाता है। ओके, यही है आपका कुल मिला के ये आपका लिंडब्लोम का इंक्रीमेंटल मॉडल। पॉलिसी मेकर एड्रेस इमीडिएट प्रॉब्लम विथ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, ये भी इसमें आता है। आगे पढ़ लेते हैं। पॉलिसी मेकर यूज लॉजिक टू फाइंड द बेस्ट पॉलिसी टू अचीव देयर गोल। ना ना, बेस्ट पॉलिसी लोग कहाँ से बनाएगा? पब्लिक पॉलिसी इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल बिटवीन ग्रुप्स। ना, ऐसा ये नहीं मानता, ये तो ग्रुप मॉडल मानता है। ओके, जो कि डेविड ट्रूमैन ने दिया था। पॉलिसी इज द रिस्पॉन्स टू द डिमांड टू द पब्लिक इन्वायरमेंट, ये सिस्टम मॉडल मानता है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। मनरेगा को 2005 में पास किया गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसके साथ आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। और फिर से मैं आप सबको कहता हूं कि अगर आप सच में एक बार पॉलिटिकल साइंस मन से सीखना चाहते हैं, सच में कुछ अगर जीवन में पॉलिटिकल साइंस में करना चाहते हैं, और अगर आपके अंदर वो चाह है, उत्साह है, तो हमारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे वहाँ पे, और कभी कभी लाइव क्लासेस भी होती हैं। और भी हमारे जो एक्सपर्ट जो फैकल्टीज हैं वो कभी कभी लाइव क्लासेस लेते हैं, डाउट सॉल्विंग क्लासेस। आपको बेस्ट स्ट्रक्चर्ड लेसन मिल जाएगा। अब मैं लाइव तो अभी नहीं पढ़ा पाता, और इतने सस्ते में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि अब मैं क्या ही बताऊं, सब भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ अचीव किया है अपने जीवन में, सब जो है जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद से। और बहुत लोगों को गाइड किया हूँ अभी यूजीसी नेट जेआरएफ में, और तमाम बहुत सारी एग्जामिनेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और आप सबका दिन शुभ हो। और एक बार फिर से जय जगन्नाथ हमारे तरफ से। ख्याल रखिए अपना।